जीतन राम मांझी चिराग से भी अगर देखा जाए तो कद में वोट बैंक के हिसाब से भी थोड़ा छोटे हैं, और जीतन राम मांझी का प्रभाव सिर्फ 2 या 3 जिलों में है, पैन बिहार में उनका प्रभाव है नहीं। तो जीतन राम मांझी को तो आप देखिए कि जितना प्रभाव है उसके हिसाब से उनको बहुत ज्यादा इस एनडीए गवर्नमेंट ने दिया है। तो वो भी सोचते हैं कि 5 साल सरकार चलनी है, हम क्यों कोई रिस्क लें, और किसके लिए रिस्क लें, ये जहां पे पर्सनल गेन की बात आ जाती है, पर्सनल सारा कुछ प्रॉफिट, पॉलिटिकल प्रॉफिट की बात आ जाती है, तो ऐसे में फिर उनको मुस्लिम वोट की चिंता नहीं है। चिराग पासवान का जो वोट है वो सिर्फ पासवान बिरादरी का वोट है, और उनको पता है कि वो सत्ता में बिहार के पूरे बिहार में प्रभावी नहीं हो सकते, उनको कहीं ना कहीं किसी से अलाइनमेंट करने के बाद ही उनको दिल्ली में कुछ मिलेगा, चाहे वो अलाइनमेंट बीजेपी के साथ हो, चाहे वो अलाइनमेंट नीतीश के साथ हो, या चाहे वो अलाइनमेंट आरजेडी के साथ हो। ये अलाइनमेंट से पहले बोलते हैं उनसे कि देखिए हमारा ये 5 से 6% वोट है, हम इसको आपको ट्रांसफर कर देंगे, इसके बदले आप हमें क्या देंगे। तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को ये पता है, या नीतीश कुमार के दल के लोगों को पता है कि उनके लिए मुसलमान वोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बीजेपी का वोट, या हमारा जो अपना जो हमने वोट डेवलप किया है वो जरूरी है, क्योंकि मुसलमान तो उन्हें फिर भी बीजेपी के गठबंधन में रहने के कारण वोट नहीं करता है। हालांकि नीतीश कुमार का एज ए माइनॉरिटी को लेकर जो परफॉर्मेंस है उसकी अगर आप बहुत ही निष्पक्ष समीक्षा करेंगे तो वो परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। क्या नीतीश कुमार जी को 12 से 13% जो मुस्लिम वोट है उसकी चिंता नहीं है, 15% जो वोट है उसकी चिंता नहीं है? पवन कल्याण जिस जाति से है वो आंध्र प्रदेश में प्रभावी है। और दूसरा ये जो है अपने क्या कहा जाता है, जगनमोहन रेड्डी तो अभी डबल गेम खेल ही रहे हैं, दोनों तरफ हैं, बेशक विधानसभा से बाहर हो गए हैं, लेकिन 8% रेड्डी पॉपुलेशन तो है ही, वो तो मौके की तलाश में है कि मोदी जी हमें बुलाएं, हम चले जाएं। तो ये पॉलिटिकल कंपल्सन ने उनको 7.5% मुस्लिम वोटों की चिंता से दूर कर दिया। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 संसद के दोनों सभाओं से पास हो गया है। एनडीए बीजेपी लीडिंग पार्टी बैक्ड बाय आरएसएस दक्षिणपंथी पार्टी, उस खेमे में कई सेकुलर टोपी वाले लोग भी सहयोगी, मसलन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार। ईद के मौके पर देखेंगे तो इफ्तार पार्टी भी करते हैं और टोपी भी लगाते हैं। उधर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये तमाम सेकुलर होने का भी दावा करते हैं और बीजेपी के साथ भी। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरियां थी जिसकी वजह से इन लोगों ने इस बिल का समर्थन किया? बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होना है। जेडीयू के कई नेताओं ने इस समर्थन के विरोध में इस्तीफा दे दिया। क्या नीतीश कुमार, जिनको मुस्लिम समुदाय का एक ठीक ठाक वोट मिलता था, क्या अपने वोट को बचा पाएंगे? क्या अपने आधार को बचा जाएंगे? बिहार के चुनावी मौसम में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? और कुछ दिनों बाद, जाहिर है कुछ वर्षों बाद, आंध्र प्रदेश में भी चुनाव होगा। आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम की संख्या ठीक ठाक है, बिहार में तो सबसे ज्यादा है मुसलमानों की संख्या। चलते हैं, चर्चा इसी विषय पर करते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट और लेखक संजीव पांडे साहब हैं। उनकी अभी किताब आई है पेड मीडिया पर, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज ये बहुत रेलेवेंट इशू है, समझना है जरा इन तथाकथित सेकुलर नेताओं का गणित, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, क्या बार्गेनिंग हुई है बीजेपी के साथ। इन तमाम पहलुओं पे चर्चा इस एपिसोड में। संजीव जी, स्वागत। नमस्कार सर। नमस्ते जी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझना होगा कि 2024 का जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन का अब 1 साल बीत गया, और पार्लियामेंट में जब इस बार बजट पेश कर रहे थे तब तक राजनीतिक परिदृश्य राष्ट्रीय स्तर पर बदला हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक परिदृश्य बदलने में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि इंडिया गठबंधन इलेक्शन के समय में जो एकजुटता दिखा रहा था वो लड़खड़ाता हुआ नजर आया। अलग अलग बयानबाजियां शुरू हो गई, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी अलग टूट के गई। तो एक जो विपक्षी एकता का जो एक इंडिया गठबंधन जो बना था, वो आफ्टर इलेक्शन पार्लियामेंट में वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया, और पार्लियामेंट में कोऑर्डिनेशन न होने के कारण एक जनता के बीच गलत मैसेज गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी एज ए एनडीए अलायंस अपनी स्थिति को
टॉप लीडर बन के, एनडीए के अंदर टॉप लीडर बन के अपनी स्थिति को मजबूत करती गई और अपने सहयोगी दलों को उन्होंने समझाया कि देखिए जो विपक्षी एकता जो बनी थी लोकसभा चुनाव के दौरान, इनमें बहुत सारा इंटरनल डिफरेंसेज हैं और इनका कोई भविष्य अभी पिछले अगले 5 साल तो नहीं है। तो जो अलायंस में जो सेकुलर पार्टियां थी उनको एक क्लियर कट मैसेज गया कि हाँ ये बात सही है। और जो सबसे बड़ी घटना घटी वो 2 बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव जो हुए, खास करके महाराष्ट्र और दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, उससे उनका मनोबल बढ़ा और उनके सहयोगियों के बीच मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ घटा नहीं है। तो एक उनकी पॉलिटिकल एक मैसेज ये चला गया कि अभी ये एनडीए और नरेंद्र मोदी स्टेबल हैं, रहेंगे, 2029 तक मौजूद हैं, तो इन परिस्थितियों में हम अभी इस गठबंधन के पास हमारा चलना मजबूरी है और सत्ता कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये तो राष्ट्रीय परिदृश्य था, बन गया है। अब जब बात हो रही है कि चूंकि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से हैं और बिहार से नीतीश कुमार हो गए, जीतन जी हो गए, फिर रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान जी हो गए, ये जो सारे ग्रुप हैं, तो सिर्फ यही 4 लोग नहीं, वो लोग जो भाजपा से एलाइड नहीं थे और जो चंद्रबाबू नायडू के अगेंस्ट थे स्टेट में, जगनमोहन रेड्डी और बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, इन्होंने भी राज्यसभा में व्हीप नहीं जारी किया वक्फ बिल के अगेंस्ट। इन्होंने स्वतंत्र कर दिया कि जिसको जहां जो करना है करो, मीन्स की प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने गवर्नमेंट की मदद करी। अब नवीन पटनायक जी तो अभी चुनाव हारे हैं भाजपा से, बहुत बुरी तरह से हारे हैं, सत्ता से बाहर हो गए, वहां पे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और जगनमोहन रेड्डी भी बहुत बुरी तरह से हारे, और जगनमोहन रेड्डी की जो धूर विरोधी है वो नायडू साहब, वो है दिल्ली में बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में जगनमोहन रेड्डी का भी एक इंडिपेंडेंट अपोजिशन कैंप में आने के बजाय एक बीच का गेम खेलना, बीच का रास्ता रखना, ये भी बताता है कि वो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के साथ फिलहाल कोई टकराव नहीं चाहते। तो ये परिस्थितियों में सिर्फ ये 4 लोग ही नहीं, और भी कई ऐसे लोग थे जो बीच पे बैठे हुए थे, एकदम सीमा पे बैठे हुए थे, दोनों तरफ ऐसे ऐसे देखते हुए वो अपना गेम खेल गए। अब जो सबसे पहली बात होगी चंद्रबाबू नायडू की, कि चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा क्यों किया, तो देखिए 2-3 बातें वहां की राज्य की राजनीति है जिसमें चंद्रबाबू नायडू इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि एक तो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए उनको सेंटर से पैसा चाहिए, वो टकराव नहीं चाहते सेंटर से। मेन होता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को पैसा चाहिए होता है स्टेट के अंदर, और जो अमरावती जो उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके लिए तो उनको मदद चाहिए ही चाहिए केंद्र से। और उसके अलावा वो नहीं चाहते कि कैसी भी परिस्थितियों में जगनमोहन रेड्डी राज्य में मजबूत हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ एक बड़ा तगड़ा गेम वहां से किया है। देखिए आंध्र प्रदेश में क्या है कि आंध्र प्रदेश में जो चंद्रबाबू हैं वो कम्मा जाति से है, अच्छा वो उसकी आबादी है 5%, और जो उनके दूर विरोधी हैं जगनमोहन, वो है रेड्डी जिनकी आबादी है 8%। राज्य में मुस्लिम आबादी 7.5% है, और वहां पे एक सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, कापू 15% है, कापू राज्य की आबादी का। उसके एक नए नेता उभरे हैं, पवन कल्याण है, पवन कल्याण जो जनसेना पार्टी उन्होंने बना रखी है, अभी नायडू के साथ है, नायडू के साथ। लेकिन उनका जो रवैया है वो प्रो बीजेपी है। बीजेपी ने वहां क्या किया है कि नायडू फैक्टर को बैलेंस करने के लिए पवन कल्याण के पीठ पे थापी दे दी है। और पवन कल्याण का आपने देखा भी होगा, जब अभी हिंदी का विवाद जब हुआ स्टालिन के साथ, केंद्र और तमिलनाडु के बीच जो एक लैंग्वेज का जो एक डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें पवन कल्याण का स्टैंड बहुत देखने वाला था और उन्होंने खुल के केंद्र के पक्ष में बात करी इस सारे मसले पे। तो ये क्लियर कट एक नायडू को मैसेज है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पवन कल्याण के माध्यम से उनको डिस्टर्ब करेगी। पवन कल्याण जिस जाति से है वो आंध्र प्रदेश में प्रभावी है। और दूसरा ये जो है अपने क्या कहा जाता है, जगनमोहन रेड्डी तो अभी डबल गेम खेल ही रहे हैं, दोनों तरफ हैं। बेशक विधानसभा से बाहर हो गए हैं, लेकिन 8% रेड्डी पॉपुलेशन तो है ही, वो तो मौके की तलाश में है कि मोदी जी हमें बुलाएं, हम चले जाएं। तो ये पॉलिटिकल कंपल्सन ने उनको 7.5% मुस्लिम वोटों की चिंता से दूर कर दिया। अभी हमने सरकार चलानी है 5 साल, वो भी पिछले साल ही सत्ता में आए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्टों को उन्होंने पूरा करना है जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं,
और चूंकि जगन मोहन रेड्डी के पावर में आने के बाद इनके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स थे उसका बड़ा नुकसान हुआ था। अमरावती के आसपास का काफी सारा लैंड इनके सहयोगियों ने खरीदी थी, और वो लैंड तभी मोटा पैसा देगा जब अमरावती एज ए कैपिटल डेवलप हो जाए। तो वैसे में वो केंद्र से टकराव लेने की स्थिति में नहीं है। आप कह सकते हैं कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं, और सहयोगियों के भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और राज्य के भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जिसमें सेंटर से उनको सहायता चाहिए। तो कई फैक्टर्स काम कर रहे थे आंध्र प्रदेश के अंदर। तो वैसे में वो केंद्र से टकराव लेने में उन्होंने दूरी रखी, कहा बाद में देखेंगे, मुस्लिम वोट मिलता है नहीं मिलता बाद में देखेंगे। अब आइए बिहार पे। बिहार में जो सबसे लेटेस्ट प्रॉब्लम ये आ गई है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है वो अब क्लियर हो चुका है, खराब स्थिति में है। और नीतीश कुमार के जो पार्टी के लोग हैं उनके पास अब दो विकल्प बचता है। या तो नीतीश कुमार के वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए उनका पुत्र राजनीति में आया, निशांत कुमार, जिसकी पूरी कोशिश हो रही है, तरह तरह की बातें आ रही है कि निशांत कुमार को पार्टी चुनाव लड़ाया जाए, निशांत कुमार को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया जाए। पीछे संजय झा और विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के दो खास लेफ्टिनेंट हैं, होली के दिन निशांत कुमार के साथ उनका फोटो भी वायरल हुआ था जिसमें कंधे पे निशांत कुमार दोनों सीनियर लीडरों के हाथ रखे हुए हैं, एक दोस्त की तरह। जो वंशवाद में जिसको मजबूरी होती है कि बड़े नेताओं को पुत्रों के सामने झुकना पड़ता है, पैर छूना पड़ता है, कंधे पे हाथ रखवाना पड़ता है। तो निशांत कुमार को या तो राजनीति में लाए, तब भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी जेडीयू है उसके अंदर जो लीडरशिप है, जो बचे हुए लीडर है, उनका अपना पॉलिटिकल फ्यूचर दिखता है। अब दूसरा उनके पास ऑप्शन है कि किधर जाए वो। दूसरा ऑप्शन है कि या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए, तीसरा ऑप्शन है कि वो आरजेडी की तरफ जाए जो लीडर है। तो आरजेडी तो पहले ही एक क्षेत्र की पार्टी है, कितने लोगों को एडजस्ट करेगी, और पहले ही वहां भीड़ है। भारतीय जनता पार्टी के पास जाने की कवायद चल रही है बहुत सारे नेताओं के, और कई लोग पलटी मार ही गए। जैसे केंद्र में जब लल्लन सिंह मंत्री हैं, तो इस ढंग से और भी जो जेडीयू के सांसद हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नजदीक होने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर कहीं रास्ता नहीं मिलेगा तो हम भाजपा के साथ चले जाएंगे, हम भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ देंगे, गठबंधन में है ही, वो सीटें जेडीयू को जो भाजपा छोड़ेगी वो हमें छोड़ देगी। तो ये परिस्थितियां, एक पॉलिटिकल परिस्थिति वहां पे आ गई। अब बात उठती है कि क्या नीतीश कुमार जी को 12 से 13% जो मुस्लिम वोट है उसकी चिंता नहीं है, 15% जो वोट है उसकी चिंता नहीं है? तो देखिए, बाय एंड लार्ज एक बात तो जमीनी रियलिटी है कि नीतीश कुमार जी और भाजपा गठबंधन को जो मुस्लिम वोट है वो टोटल मुस्लिम पोलिंग वोट का 5 से 8% ही मिलता है, मेजोरिटी वोट नहीं मिलता है। नीतीश कुमार का मेजोरिटी आधार जो है वो अति पिछड़ा है, महादलित का उन्होंने एक वोट बैंक डेवलप किया था, बाकी वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में अपना ठीक ठाक करते हैं। और नीतीश कुमार को ये पता है कि हमें गठबंधन में या तो इधर रहें चाहे इधर रहें, अगर इधर रहेंगे तब भी हम सत्ता में आ जाएंगे, और उधर आरजेडी की तरफ रहेंगे तब भी सत्ता में आ जाएंगे। आरजेडी की तरफ जाएंगे तो मुस्लिम वोट बखूबी उनको खुद ब खुद मिल जाएगा। 1990 से अगर बिहार की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, 1990 से भी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो 1990 में जनता दल था, फिर आरजेडी बना, नीतीश समता पार्टी बना के 2000 में लड़े। तो 1990 से अगर देखिएगा तो आरजेडी का जो वोट बैंक है ग्रेजुअली 24%, 25%, 28%, 20% ऐसे ऐसे होता रहा है, 20 से 30% के बीच वो अभी तक वो उसी के आसपास घूम रहा है। तो वो जो वोट बैंक है ये आप मान के चलिए को मेजोरिटी वोट जो है वो यादवों और प्लस मुसलमानों का है, और उसी के बेस पे आरजेडी वहां की पॉलिटिक्स कर रही है। थोड़ा बहुत शेड्यूल कास्ट वोट भी मिलता है इनको, अपर कास्ट वोट एकदम नहीं मिलता है, अति पिछड़ा वोट थोड़ा बहुत मिलता है। जैसे मुसलमानों को बहुत ही थोड़ा बहुत प्रसाद के रूप में जेडीयू को वोट मिल जाता है, वैसे ही अति पिछड़ा और इन सब जातियों का वोट जो है वो आरजेडी को मिल जाता है। तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को ये पता है, या नीतीश कुमार के दल के लोगों को पता है कि उनके लिए मुसलमान वोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बीजेपी का वोट या हमारा जो अपना जो हमने वोट डेवलप किया है वो जरूरी है, क्योंकि मुसलमान तो उन्हें फिर भी बीजेपी के गठबंधन में रहने के कारण वोट नहीं करता है। हालांकि नीतीश कुमार का एज ए माइनॉरिटी को लेकर जो परफॉर्मेंस है उसकी अगर आप बहुत ही निष्पक्ष समीक्षा करेंगे तो वो परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। चाहे राज्य स्तर पे उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत जो उनके बस का मिला है वक्फ को लेकर या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को लेकर, वो कुछ ना कुछ समय समय पे करते हैं या करने का दिखाते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनको आप कह दीजिएगा कि टोटली खुल के वो एंटी माइनॉरिटी हैं, वो माइनॉरिटी को पैसिफाई करने की कोशिश करते रहे। तो नीतीश कुमार का खराब स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, जिसमें जनता दल पूरी तरह से अब
कुछ ऐसे लोगों के हाथ में अब जा चुका है जो दिल्ली में बैठ के फैसला ले रहे हैं। वो बीजेपी के नजदीक है, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे और भी जो 2-4 नेता जेडीयू के अंदर है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से अंदर खाते उनका हाथ मिला हुआ है और बीजेपी के कहने पे चल रहे हैं। और नीतीश कुमार बहुत सारे फैसले लेने के लिए अब स्थिति में नहीं है, तो ये एक फैक्टर है। अब जहां तक बात हो रही है कि रामविलास पासवान जी और इनके जीतन राम मांझी जी की, तो देखिए ये दोनों जो है, जो चिराग पासवान एक जाति विशेष के नेता है, नीतीश कुर्मी प्लस अति पिछड़ा का बेस है नीतीश के पास, एक बड़ा उनका जातीय आधार है, कुर्मी है, अति पिछड़ा है, दलित है। चिराग पासवान का जो वोट है वो सिर्फ पासवान बिरादरी का वोट है, और उनको पता है कि वो सत्ता में बिहार के पूरे बिहार में प्रभावी नहीं हो सकते। उनको कहीं ना कहीं किसी से अलाइनमेंट करने के बाद ही उनको दिल्ली में कुछ मिलेगा, चाहे वो अलाइनमेंट बीजेपी के साथ हो, चाहे वो अलाइनमेंट नीतीश के साथ हो, या चाहे वो अलाइनमेंट आरजेडी के साथ हो। ये अलाइनमेंट से पहले बोलते हैं उनसे कि देखिए हमारा ये 5 से 6% वोट है, हम इसको आपको ट्रांसफर कर देंगे, इसके बदले आप हमें क्या देंगे। तो वहां पे क्या मुस्लिम, क्या अपर कास्ट, क्या बैकवर्ड, सब माइनस हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपना वोट बैंक का बेस लेके उनके पास जाकर नेगोशिएशन करते हैं कि इतना वोट है, ये हमको नेता मानता है, हम आपको ये ट्रांसफर करा देंगे। और वो फैक्ट है। अगर आप देखिएगा तो रामविलास जी का भी इतिहास ऐसा ही रहा है। उन्होंने आरजेडी के साथ भी गठबंधन किया है और उन्होंने बीजेपी के साथ भी गठबंधन किया, और दोनों जगह वो जाके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की बात नहीं करते थे, वो सिर्फ एक पावर शेयरिंग की बात करते थे। उस पावर शेयरिंग में जो उनके पास जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता था वो पासवान बिरादरी का वोट होता था। उस कंपोनेंट के बेस पे वो शेयरिंग की अपना हिस्सेदारी मांगते थे, तो वहां पे मुसलमान कहीं फैक्टर नहीं बनता, वो माइनस बन जाता है। क्योंकि रामविलास जी को पता है कि बिहार का मुसलमान जो 10-12-13% है वो हमारे साथ अगर आने की स्थिति में नहीं है और नियर फ्यूचर वो आएगा नहीं, तो वो अपना सत्ता की मलाई क्यों छोड़े। सेकंड, अगर आपको याद होगा एक चीज देखिएगा, आखिर चिराग जो है, एक फैक्टर और भी है, आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने पीछे इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत तगड़ा स्टैंड सेंटर में लिया था मंत्री रहते हुए। जब लेटरल एंट्री की बात आई थी तो इन्होंने बड़ा खुल के विरोध किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा था लेटरल एंट्री की जब बात आई थी। तो ये उस फैसले से लोग जोड़ के देख रहे हैं कि जब लेटरल एंट्री पे इतना तगड़ा स्टैंड लेने के बाद सरकार पीछे हटी थी, तो क्या चिराग वक्फ पे स्टैंड नहीं ले सकते थे? उनके चूंकि 5 सांसद हैं, लेकिन जिस ढंग से अरुण भारती ने बैटिंग करी वहां पे, अगर आप चिराग पासवान के जो रिलेटिव हैं, जमुई से सांसद हैं, और जिस ढंग से उन्होंने बैटिंग करी वक्फ के जो नया बिल है ये 2025 वाले बिल के सपोर्ट में, तो क्लियर कट लग रहा था कि वो राइट विंग की तरफ से बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि फिलहाल उनका फ्यूचर, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव में अगर उनको हिस्सेदारी बनाई रखनी है तो उनके लिए बेहतर ये होगा कि बीजेपी के कैंप में रहे। चूंकि महाराष्ट्र और दिल्ली में रिजल्ट का इंपैक्ट उन पे भी दिखा है, तो बिहार विधानसभा में कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, तो वो लेटरल एंट्री के लेकर जो स्टैंड लिया था वैसे स्टैंड लेने की स्थिति में वो भी नहीं थे। और वो देखते हैं कि ठीक है, विधानसभा में भी हम पासवान जो वोट है उसके बेस पे हमने जितना नेगोशिएशन करना होगा हम कर लेंगे, और उसके बाद जो आगे हिस्सेदारी होगी हम आगे देखेंगे। लगभग यही पोजीशन जीतन राम मांझी के साथ है। जीतन राम मांझी चिराग से भी अगर देखा जाए तो कद में वोट बैंक के हिसाब से भी थोड़ा छोटे हैं, और जीतन राम मांझी का प्रभाव सिर्फ 2 या 3 जिलों में है, पैन बिहार में उनका प्रभाव है नहीं। तो जीतन राम मांझी को तो आप देखिए कि जितना प्रभाव है उसके हिसाब से उनको बहुत ज्यादा इस एनडीए गवर्नमेंट ने दिया है। तो वो भी सोचते हैं कि 5 साल सरकार चलनी है, हम क्यों कोई रिस्क लें, और किसके लिए रिस्क लें, ये जहाँ पे पर्सनल गेन की बात आ जाती है, पर्सनल सारा कुछ प्रॉफिट, पॉलिटिकल प्रॉफिट की बात आ जाती है, तो ऐसे में फिर उनको मुस्लिम वोट की चिंता नहीं है। उनको पता है कि हम बीजेपी के वोट के सहयोग से हम चुनाव जीत सकते हैं, तो हम इनके साथ ही रहें। आप देख लीजिए, वो उनके बेटे से लेके, उनके बेटे की वाइफ से लेके, उनकी समधिन से लेके सबको बीजेपी ने इतना उपकृत कर दिया है कि वो किसी भी ऐसे इशू पे स्टैंड लेने के काबिल नहीं है जीतन राम मांझी कि वो स्टैंड लेंगे। तो हालात ये बेसिकली बने हुए हैं, ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है, और जो हर स्टेट का जो अपना एक इंडिविजुअल, हर स्टेट का एक जो डेमोग्राफी है या वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है, उसके कारण ये सारी जो सेकुलर पार्टियां, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां आप कहिए, इनफैक्ट तो देखिए इनको सेकुलर पार्टियों से ज्यादा मैं इन पे डिस्कशन करता रहा हूँ
कि ये वो पार्टियां हैं जो कहते हैं कि कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल स्ट्रक्चर है हम उसके लिए फाइट करते हैं, उनके हितों की, राज्यों के हितों के लिए बात करते हैं, हम राज्यों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अगर इनका बैकग्राउंड देखेंगे तो सेकुलरिज्म तो छोड़ दीजिए, फेडरलिज्म के इशू पे भी ये डवाडोल है। फेडरलिज्म के इशू पे सेंटर से लड़ाई नहीं लड़ सकते। अभी आपने देखा होगा चंद्रबाबू नायडू का स्टैंड बहुत ही क्लियर नहीं रहा जब स्टालिन ने डिलिमिटेशन को लेकर जब मीटिंग बुलाई थी, और सबसे ज्यादा नुकसान साउथ को हो रहा है, उसमें आंध्र प्रदेश को भी नुकसान होगा, उसमें तेलंगाना को भी नुकसान होगा, उसमें तमिलनाडु और केरला सबको नुकसान होगा अगर डिलिमिटेशन पॉपुलेशन और सेंसस के बेस पे अभी जो सेंसस होगा उसके बेस पे अगर करेंगे तो ये राज्यों की हालत पॉलिटिकली दिल्ली में बहुत वीक हो जाएंगे। तो लेकिन चंद्रबाबू नायडू वहां पे भी भाग गए। तो फेडरलिज्म का और राज्य के हक की जब बात हो रही है, फंड वो चाहते हैं, फंड वो अमरावती के लिए चाहते हैं क्योंकि वहां पे उन सबों के लोगों के बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब राज्य के ओवरऑल हित की जब बात आएगी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात आएगी, तो वहां पे चंद्रबाबू नायडू सेंटर के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं डिलिमिटेशन को लेकर। तो ये उनपे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीतीश कुमार का भी फेडरलिज्म को लेकर बहुत क्लियर कट स्टैंड नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि जीतन मांझी और चिराग पासवान को फेडरलिज्म का मतलब ही नहीं समझ में आता होगा कि फेडरलिज्म है क्या, राज्य का हित क्या है। नीतीश कुमार चूंकि बहुत पुराने नेता है, समझदार नेता है, फेडरलिज्म और संघीय ढांचे का उनको समझ में आता है। लेकिन जिस ढंग से पिछले 10 सालों में, 12 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेडरलिज्म पे अटैक किया और खास करके थ्रू गवर्नर फेडरलिज्म पे अटैक किया, जिस ढंग से राज्यों के सूची में सेंटर ने अटैक किया, घुसपैठ करी, जिस ढंग से फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट नहीं मानी गई है, जिस ढंग से राज्यों की फंडिंग रोकी गई है, जीएसटी ने फेडरलिज्म पे अटैक किया, इस गवर्नमेंट के अंदर में जीएसटी जो लाया गया, तो ये जो सारी चीजें जो थी इसका विरोध अगर ये दल नहीं कर पाए तो आप मान के चलिए कि ये दल एक अपॉर्चुनिस्ट लोगों का एक बहुत बड़ा गठबंधन है, जिनका ना फेडरलिज्म से लेना देना है, ना जिनका एक सेकुलरिज्म से लेना देना है। शुक्रिया संदीप जी। और ये था हमारा एक खास पेशकश वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 और एनडीए के कथित सेकुलर दलों की मजबूरियां। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाउ। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार सर।